हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकी कुमार सिंह दिस साइड। आज हम रिएक्ट कोर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियोस कंसिस्ट करती है 8 डिफरेंट वीडियोस जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो मूव करते हैं रिएक्ट की तरफ। तो इस रिएक्ट कोर्स में आप बहुत सारी चीजें जानोगे। लाइक वी हैव अ डिफरेंट 8 टॉपिक्स और आफ्टर एंड ऑफ द टाइम हम एक वेबसाइट पे भी काम करेंगे। तो इस कोर्स में ना जो जिस टॉपिक में हम बात करें हम उसके इन डेप्थ पे जाएंगे। बट देयर आर सम ऑफ द टॉपिक जो हम यूज करेंगे, कवर करेंगे, बट इन डेप्थ पे नहीं जाएंगे। वी हैव अ डिफरेंट वीडियोस फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो हम मूव करते कि रिएक्ट है क्या। तो ऑफकोर्स रिएक्ट इज ओपन सोर्स लाइब्रेरी, बट कुछ लोग इसे फ्रेमवर्क भी कहते हैं। बट वाई? रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, ये हम सब जानते हैं, बट हम इसे फ्रेमवर्क की तरह यूज करते हैं। वी हैव अ राउटर। इनफैक्ट रिएक्ट की खुद की नहीं होती। लाइक देयर आर डिफरेंट पैकेज मैनेजर जो बहुत सारे अलग अलग डेवलपर्स ने बना रखे हैं। तो हम वो पैकेजेस यूज करते हैं एज फ्रेमवर्क डेवलप करने के लिए। तो रिएक्ट इज ए लाइब्रेरी बट वी कैन कॉल इट एज अ फ्रेमवर्क एज वेल। ठीक है, तो रिएक्ट ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जैसा हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब रिएक्ट में ना फायदा क्या है, मतलब हम रिएक्ट पे ही क्यों डेवलप करें? वी हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क ना। हमारे पास एंगुलर है, व्यू है, बट रिएक्ट इज समथिंग जिसमें आप ना कंपोनेंट को फर्दर डिवाइड कर सकते हो। लेट्स सपोज, जस्ट गिविंग ए सिनेरियो, हमारे पास एक पेज है, फेसबुक का पेज। ठीक है, लेफ्ट हैंड पे हमें ग्रुप्स, फ्रेंड्स, ये सब दिखते हैं। राइट हैंड साइड पे हमें दिखती है कि कौन कौन सी चीजें आई है मार्केट पे, या फेसबुक की कौन कौन सी वीडियोस नहीं आई है। ऊपर फिर हमें एक हेडर कॉलम दिखता है और बीच में पोस्ट दिखता है। तो लेट्स सपोज ये आपको बनाना है, यू हैव अ टीम ऑफ 5 पीपल। तो आप क्या कर सकते हो ना, आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो कि हेडर का काम XYG संभालेगा और लेफ्ट साइड का काम मैं संभालूंगा, राइट साइड का काम ये डेवलपर संभालेगा। तो इससे क्या ना, एक तो आप कंपोनेंट को फर्दर डिवाइड कर सकते हो, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप उसे रीयूज कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने फ्रेंड का एक कॉलम बना दिया। ठीक है, कि आपके यहाँ फ्रेंड का नाम दिखेगा, फ्रेंड का फोटो, फ्रेंड का डिटेल दिखेगा। अब इन केस किसी दूसरे पेज में ये सेम फीचर हमें चाहिए, तो वो आपकी बनाई हुई कोड को यूज कर लेगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट लवेबल पार्ट ऑफ रिएक्ट इज कि एवरी सिंगल कंपोनेंट इज reusable and can be divided further on a different component। तो रिएक्ट है ना, बहुत स्टार्टिंग से चला आ रहा है। इसमें अलग अलग लाइब्रेरीज, अलग अलग हुक्स है। पर अगेन रिएक्ट का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको जितना यूज करना है आप उतना कर सकते हो। लेट्स सपोज, जस्ट गिविंग एग्जांपल, आप रिएक्ट में सिर्फ एक कंपोनेंट रेंडर करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो मैं राउटर यूज ना करूं, तो यू डोंट हैव टू इंस्टॉल द राउटर। तो आपको अपने कंपोनेंट पे राउटर की डिपेंडेंसी नहीं डालनी होगी। तो इसी तरह आप रिएक्ट को जितना यूज करना चाहते हो ना, आप सिर्फ चाहते हो कि ठीक है एक पेज हो जिसमें मैं क्लिक करूं, समथिंग समथिंग हो, दैट्स ओनली थिंग यू हैव टू डू। अब आपको अलग अलग लाइब्रेरीज डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज, आपको रिएक्ट में फील नहीं होगा कि पेज कब रिलोड हुआ। सो जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि मैं रिएक्ट के पेज में जाता हूँ और मैं यूट्यूब का पेज खोलता हूँ, आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ कि रिएक्ट से बहुत ज्यादा बेनिफिट क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। आपको फील होगा कि आप पेज में मूव कर रहे हो, आपने किसी एलिमेंट पे क्लिक किया, आप दूसरे पेज पे मूव कर गए, बट एक्चुअली वो पेज मूव नहीं हुआ। एक्चुअली आपके टाइटल बार में लोडर आया ही नहीं। दैट मीन आपका एक ही एप्लीकेशन है, आप उसी एप्लीकेशन के अंदर अंदर जा रहे हो। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये वेबसाइट है गीकबाज की, और हमारे पास यूट्यूब की अलग वेबसाइट है। ठीक है, अब अगर आप इस वेबसाइट में देखोगे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स है, होम है, सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, टेस्टिमोनियल है। जब आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे रीलोड हो रहा है टैब में, तो आप होम पे मूव कर जाते हो। द सेम वे आपने टेस्टिमोनियल पे क्लिक किया, देन अगेन टैब मूव किया, आप एक दूसरे पेज पे मूव करते हो। तो इसे कहते हैं कि आपने एक पेज था, आपने कुछ एक्शन परफॉर्म किया, वो आपको रिडायरेक्ट कर गया दूसरे पेज पे। अब दूसरा पेज का जो कंटेंट है वो शुरू से अंत तक फिर से आएगा। अब सिंपल लेके चलो, अब मैं बहुत सिंपल एग्जांपल अगर दूं आपको, तो ये हमारा पेज सोर्स है। ठीक है, अब ये पेज सोर्स किसी के लिए, मान के चलिए हम गीकबाजी देखते हैं, तो ये पेज सोर्स में ये चीजें तो कॉमन है, ऊपर का पार्ट तो कॉमन है। ठीक है, ये नीचे का पार्ट भी कॉमन है, सिर्फ ये टेस्टिमोनियल चेंज होकर के पोर्टफोलियो लिखा आता है। तो ये सब चीज तो कॉमन है। जब हम पेज मूव करते हैं तो ये सारी चीजें फिर से आती है, फिर से ये गीकबाज लिखा आता है, फिर से ये सारे होम सर्विसेज प्रोडक्ट लिखी आती है, फिर बस यहाँ पे टेस्टिमोनियल लिखा आता है। बट ऐसा सेम आपके रिएक्ट में नहीं होता। अब आप रिएक्ट में, जैसे ये यूट्यूब है, अब
ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। जब भी आप किसी वीडियोस पे क्लिक करोगे ना, तो देखो हमारा यूआरएल भले चेंज होगा पर हमारा कभी भी टैब रिलोड नहीं होगा और ये बहुत ही फास्ट होगा। लाइक प्लेलिस्ट, चैनल, अब ये ऊपर की जो कॉमन चीजें है ना, जैसे यहाँ लिंक्डइन लिखा है, यहाँ हमारे चैनल की पिक है, विकी सिंह लिखा है, तो अगर आप देखोगे तो ये कभी चेंज नहीं होगा, आपका इंटरनल कंपोनेंट ही सिर्फ चेंज होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ एक बार। इंस्पेक्ट से हमारा डेवलपर कंसोल खुलता है जहां से हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ओके, ये आया कंटेंट, तो ये एक्चुअल कंटेंट है जो हर एक के चेंज हो रही है। तो अब हम प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कंटेंट चेंज होगा। अगर हम चैनल पे क्लिक करेंगे तो देखो ये चेंज हुआ यहाँ पे। तो अब देखो एक कंटेंट उन्होंने बना दिया कि यार ये कंटेंट है, इसके अंदर की चीजें बस चेंज करो, बाकी इस पेज पूरे के पूरे वेबसाइट पे कहीं कुछ मत करना। जब भी कोई क्लिक करेगा वीडियोस पे, आप बस ये चेंज कर दो, ये। तो इसने ग्रिड रेंडर कर दिया। अगर मैं होम में जाऊं तो उन्होंने फिर चेंज करके सेल्फ रेंडर कर दिया। तो इससे क्या हुआ ना, आपका सारा कंपोनेंट वैसा ही था, एक छोटा सा पार्ट हमने चेंज कर दिया। अब हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हम ये छोटा सा पार्ट चेंज करना चाहते हैं, या इस पूरे वेबसाइट में हमारे इंजन को कैसे पता चलता है। गूगल क्रोम का एक वीट इंजन होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो उससे कैसे पता कि मुझे ना सिर्फ ये कंपोनेंट चेंज करना है, तो वो सारी चीजें हम इस वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे और गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो मूव करते हैं कि हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट इस रिएक्ट के कोर्स पे कवर करेंगे। तो हम सेटिंग अप द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कि हम कैसे Node.js इंस्टॉल करते हैं, npm क्या होता है, nginx क्या होता है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे उस पर, ठीक है। फिर हम जो दूसरी वीडियोस बनाएंगे, 8 डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, तो उसमें हम बात करेंगे प्रॉप्स क्या होते हैं, स्टेट क्या होता है। जब आपका एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को, जैसे हमने यूट्यूब पे देखा था, अगर आपका एक टैब दूसरे टैब को कोई डेटा देना चाह रहा है, उसे कहते हैं प्रॉप्स। और जब आप एक ही कंपोनेंट में कुछ चेंज करना चाहते हो इंटरनली, उसे कहते हैं स्टेट। तो हम इन पे इन डेप्थ बात करेंगे जब हम दूसरी वीडियोस कर रहे होंगे इन टॉपिक्स पे। फिर आती है हैंडलिंग इवेंट और टाइपस्क्रिप्ट पे। ऑल्दो जितने भी कोर्सेज की हम बात करेंगे एक टॉपिक्स की, वो सारी की सारी मैं आपको जावास्क्रिप्ट में समझाऊंगा, बट टाइपस्क्रिप्ट इज समथिंग जो आपको समझना चाहिए। एटलीस्ट यू नो कि टाइपस्क्रिप्ट होता क्या है, लिखते कैसे है। और अगर मैं टाइपस्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो देखो, गूगल का एक इंजन है, वो जावास्क्रिप्ट ही समझता है, तो हमने तो टाइपस्क्रिप्ट लिखा है। अब वो कैसे कंपाइल टाइम पे चेंज करता है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे, ठीक है। फिर आते क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट पे। ये सारी की सारी टॉपिक्स मैं फंक्शन कंपोनेंट पे कवर करूंगा, बट मैं क्लास कंपोनेंट आपको ब्रीफ दूंगा, डिटेल बताऊंगा कि फंक्शन कंपोनेंट में हुक्स कौन कौन सी होती है, हम क्या क्या यूज करते हैं, क्लास कंपोनेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होती है। बट मैं क्लास कंपोनेंट में इन डिटेल नहीं जाऊंगा। वी हैव अ डिफरेंट वीडियो जिसमें मैं क्लास कंपोनेंट में इन डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि ये सारी टॉपिक में फंक्शन कंपोनेंट पे कवर कर रहा हूं, तो आई विल मेक श्योर कि हमारा फंक्शन कंपोनेंट अच्छे से प्रिपेयर हो। फिर हम आएंगे कि रिएक्ट इंडेक्स क्या होता है और रिडक्स क्या होता है। तो हम रिडक्स के इन डिटेल में नहीं जाएंगे, पर रिएक्ट कंटेक्स्ट हम बिल्कुल इन डिटेल देखेंगे कि सब्सक्राइबर क्या होता है, पब्लिशर क्या होता है, तो हम इस पे ये टॉपिक देख रहे होंगे। फिर हम आते हैं सिंक असिंक क्या होता है, प्रोमिसेस क्या होती है, सिंक्रोनाइज्ड क्या होता है, और फेच कैसे करते हैं, एक्सियम क्या होता है। तो ये चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे कि जब आपका डेटा रेंडर होता है, ठीक है। तो अगर मैं यूट्यूब की एग्जांपल दूं आपको, तो इसमें जब भी आपने वीडियोस पे क्लिक किया तो कुछ डेटा होगा जो बैकएंड से हमारे पास आया। अब जैसे वेब कैमरा, विदाउट बाइंग ए वेब कैमरा, ये वीडियोस हमारे डेटाबेस में रखा हुआ था। जैसे हमने प्लेलिस्ट पे क्लिक किया तो उसने बोल दिया अच्छा ये 3 प्लेलिस्ट आपके बैकएंड पे रखा हुआ है, तो यहां से एक सर्विस कॉल गया और वहां से डेटा हमारे पास आया, तो उसे हम कहते हैं फेच एपीआई, जिसमें हम फेच करता है, या तो बहुत सारे लोग एक्सिम यूज करते हैं। तो ये दोनों एक ही चीज के लिए कि आप बैकएंड से डेटा स्टोर कर रहे हो और आप उसका यूज कर रहे हो, ठीक है। अब हम आते हैं रिएक्ट राउटर पे। तो रिएक्ट राउटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो आपका राउट चेंज होता है, तो एक रिएक्ट राउटर है। अब देखो, आपको ना इनिशियल लेवल पे डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी लाइब्रेरीज है रिएक्ट में जो किसी डेवलपर ने बना रखे हैं, अब आपको यूज करना है। अब अगर रिएक्ट राउटर हम स्टार्टिंग से बनाते तो हमें बहुत टाइम लगता। तो रिएक्ट राउटर एक लाइब्रेरी है जो मोस्टली यूज लाइब्रेरी है रिएक्ट की। इसमें क्या, आपको राउटर मिल गया, आपने लिंक बताया कि अगर इस लिंक पे गया तो मेरा ये कंपोनेंट ओपन कर दो, अगर इस लिंक पे गया तो ये कंपोनेंट ओपन कर दो, दैट्स इट, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये इस कोर्सेज में नहीं है, बट अगेन हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस होंगे अलग अलग कोर्सेज पे, और क्या मैं इन कोर्स में कवर नहीं कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे वो भी समझाऊंगा। तो टेस्ट केसेस
बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता बहुत लोगों को। अगर आप ये 7 वीडियोस कर लेते हो तो यू आर गुड इनफ टू गो विद रिएक्ट। अगर आप एक पूरी की पूरी एप्लीकेशन बना सकते हो और फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो। बट टेस्ट केसेस इज समथिंग जब आप डेवलपमेंट फेज पे जाते हो या फिर जब आप बड़ी एप्लीकेशन पे जाते हो तो यू नीड टेस्ट केसेस, क्योंकि आपके डेवलपमेंट के टाइम पे अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो आप एक बड़े छोटे एप्लीकेशन पे आप टेस्ट करके फाइंड कर सकते हो। बट इफ यू हैव ए लार्ज एप्लीकेशन लाइक फेसबुक, और अगर आपके पास पूरा यूट्यूब वेबसाइट है तो उस पर आप अगर टेस्ट केस नहीं लिखते, आप सोचते कि मैंने ये चेंज कर दिया, अब मैं देखता हूँ ये चेंज काम कर रहा है कि नहीं। लेट्स सपोज आपने कुछ यूट्यूब पे चेंज करा, उसकी वजह से दूसरी फंक्शनैलिटी में डिफर आ गया, तो अगर आपने टेस्ट केस नहीं लिखा तो वो कभी पता ही नहीं चलेगा जब तक कि वो किसी न किसी क्लाइंट एंड से रिपोर्ट ना आए कि नहीं ये वर्क नहीं कर रहा है ऐसा। तो टेस्ट केस फॉर मी इट्स रियली इंपॉर्टेंट। बट अगर आप लर्निंग फेज पे जाते हो कि नहीं मुझे तो बस सीखना है रिएक्ट क्या होता है, मुझे इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है, मुझे एक वेबसाइट बनाना, देन दिस टेस्ट केस इज नॉट वेरी यूजफुल। बट अगेन टेस्ट केस अगर आप यूज करते हो तो इट्स बेनिफिट कि अगर आप जहां भी डेवलपमेंट कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, आपको पता है कि टेस्ट केस कैसे कवर करते हैं, कौन कौन से सिनेरियोस होती है, तो यू विल हैव अ गुड ग्रिप ऑन रिएक्ट। ठीक है, तो हम टेस्ट केस के लिए जस्ट यूज करते हैं, ऑल्दो हम एंजाइम्स भी यूज करेंगे और बहुत सारे अलग अलग लाइब्रेरीज भी आते हैं टेस्ट केसेस के लिए, बट हम जस्ट और एंजाइम यूज करेंगे। अब हम मूव करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर नहीं करेंगे। तो फर्स्ट है ES6। ऑल्दो हम ES6 की बहुत सारी फंक्शनैलिटी अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, बट हम उसके इन डिटेल में नहीं जाएंगे। लाइक हम क्लासेस यूज करेंगे, एरो फंक्शंस यूज करेंगे, वेरिएबल एरे मेथड यूज करेंगे, डिस्ट्रक्टिंग अभी यूज नहीं करेंगे, मॉड्यूल्स नहीं, टर्नरी ऑपरेटर हम यूज कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें हम यूज करेंगे बट इसके इन डिटेल पे नहीं जाएंगे। अगर लेट्स सपोज हमने मैप फंक्शन यूज किया तो मैं आपको बता दूंगा कि एरे डॉट मैप हमें ये प्रोवाइड करता है, पर इन डेप्थ क्या करता है, फिल्टर क्या करता है, इसके इन डिटेल पे नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर रिएक्ट JSX हम ऑल्दो बात करेंगे HTML जावास्क्रिप्ट सब कुछ के बारे में, बट JSX अलग में ही बहुत बड़ी टॉपिक है, तो हम उस JSX के टॉपिक को भी कवर करेंगे इन डिफरेंट वीडियोस। ठीक है, वेबपैक, अब जैसा हमने बताया कि जब भी आप लेट्स सपोज आपने एक बहुत बड़ी सी एप्लीकेशन बना दी, ठीक है, फिर आपने बिल्ड किया, बिल्ड आई आपकी 10 MB की, अब आपने 10 MB को स्टोर कर दिया सर्वर पे। अब जब मैं अपने लैपटॉप पे वो वेबसाइट खोलूंगा तो वो 10 MB का डेटा इंस्टॉल होगा मेरे सिस्टम पे, डाउनलोड होगा मेरे सिस्टम पे। तो गूगल का इंजन होता है V8 इंजन, वो उससे रीड करेगा और फिर आपके स्क्रीन पे दिखाएगा। तो 10 MB बहुत बड़ा होता है। तो लेट्स सपोज आपको आपके डिस्ट फाइल की मिनिफिकेशन करनी है, फिर आप चाहते हो कि यार मिनिफिकेशन तो हो गया पर मेरा क्रोम तो समझे, फिर आप उसको डीमिनिफिकेशन करते हो। तो इस प्रोसेस को ना हम वेबपैक में यूज करते हैं, और इसके साथ हम टाइपस्क्रिप्ट तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, बट हम लाइफ साइकिल जो क्लास कंपोनेंट कंप्लीट कर रहे होंगे इस कोर्स में, वो भी हम इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं क्लोजर और मैप बॉक्स इंटीग्रेशन पे। तो क्लोजर अगर आपने कभी होस्टिंग या क्लोजर पढ़ी है तो वो खुद में एक बहुत बड़ी टॉपिक है, ऑल्दो हम पूरे प्रोजेक्ट में यूज कर रहे होंगे, बट दिस इज समथिंग जो अलग की वीडियो में भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे है लेजी लोडिंग। तो लेजी लोडिंग इज समथिंग, लेट्स सपोज आपका एक पूरा प्रोजेक्ट 10 MB पे है, बट आप स्टार्टिंग में सिर्फ 2 डिफरेंट पेजेस खोलते हो, तो आप पूरा 10 MB डेटा क्यों लाओगे। तो लेजी लोडिंग इज समथिंग कि आप लोड ही तब करो जब वो पेज खुल रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। ऑल्दो अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हो, आप लेजी लोडिंग का यूज नहीं करना चाहते हो तो आप बना सकते हो, बट लेजी लोडिंग इज समथिंग जो बहुत ही बेनिफिट होता है अगर आप बिगर एप्लीकेशन और लार्जर एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो। फिर हम आते हैं स्टोरिंग डेटा टू द लोकल स्टोर। सो इसमें हम बात करेंगे कि लेट्स सपोज आपके पास कोई ऑथराइज टोकन है, या फिर आप कोई भी डेटा आप चाहते हो कि मैं अपने लोकल स्टोर पे स्टोर करके रखूं, तो आप कैसे स्टोर करोगे, फिर आप लोकल स्टोर से डेटा कैसे लाओगे। तो अभी हम देखते हैं लोकल स्टोर होता क्या है। तो ये है YouTube का लोकल स्टोर, जो कि आपको एप्लीकेशन यहाँ पे एप्लीकेशंस पे स्टोरेज के लोकल स्टोरेज पे मिल जाएगा। तो ये लोकल स्टोरेज है जो YouTube संभाल रहा है। YouTube ने क्या करा, पहले अपने अंदर डेटा ले लिया, फिर आपके खुद के क्रोम पे कुछ डेटा डाल दिया ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम पे आओ, जिसे हम कहते हैं कुकी, तो इधर आप कुकी पे डेटा स्टोर करते हो, इधर आप लोकल स्टोरेज पे करते हो। तो बहुत सारा डेटा हम लोकल स्टोरेज पे भी स्टोर करते हैं। तो अगर हमने स्टोर कर दिया तो हम रीड कैसे करें, अगर हमने कुकी में स्टोर किया तो कुकी से रीड कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे।
फिर हम आते हैं रिएक्ट रिडक्स में। तो हम बात करेंगे इस कोर्स पे कि रिएक्ट रिडक्स होता क्या है और ये मार्केट में आया क्यों। बट इस पर्टिकुलर डिफरेंट वीडियोस में हम बात करेंगे कि रिएक्ट रिडक्स क्या होता है, इसमें कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है, रिड्यूसर्स क्या होते हैं, सेंट्रल स्टोर क्या होता है। ये इन चीज़ों के बारे में हम इन डेप्थ बात करेंगे रिडक्स की अलग वीडियोस पे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीड, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हम कैसे मेंटेन करते हैं, वो भी हम एक डिफरेंट वीडियोस पे देखेंगे। तो दीज आर द टॉपिक जो हम कवर नहीं कर रहे इस कोर्स पे, बट अगेन वी डेफिनेटली हैव अ डिफरेंट वीडियोस फॉर इट, ठीक है। आज हम सिर्फ इतना ही बात करेंगे कि रिएक्ट कैसे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को रेंडर करता है, रिएक्ट को इंस्टॉल करने की स्टार्टिंग से एंडिंग तक प्रोसेस क्या होती है, और हम ये भी देखेंगे कि रिएक्ट ने अगर रेंडर किया एक डिव तो वो उसे कैसे पता चला कि इस HTML का मतलब ये होता है। तो ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे। तो हमें डेवलप करने के लिए सबसे पहले नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो नोड क्या करता है ना, देखो आपने जावास्क्रिप्ट पे काम करा, अब क्रोम समझता है आपका जावास्क्रिप्ट, बट आपको आपके लैपटॉप या फिर लोकल रिसोर्स को बताना है कि यार कि आप भी समझो जावास्क्रिप्ट क्या होता है। अगर आप कुछ कोड लिखते हो तो आप उसे बता रहे हो कि अब तुम मेरा लोकल रिसोर्स यूज करो मेरे खुद के जावास्क्रिप्ट को रेंडर करने के लिए। तो उसके लिए हम एक मैं बोल सकता हूं हम इन्वायरमेंट लेते हैं जिसे हम कहते हैं नोड, ठीक है। तो हम नोड को पहले डाउनलोड करेंगे, फिर हम गिट भी लेंगे अपने पास, और मैं गिट की वेरी ब्रीफ बताऊंगा कि गिट होता क्या है और गिट में हम कैसे प्रोजेक्ट मूव करते हैं। ये गिट इसलिए ताकि आप जो प्रोजेक्ट बनाए मैं उसे देख सकूं, मैं रिव्यू कर सकूं कि आपने क्या क्या काम करा है उस पर। और फाइनल एंड ऑफ द कोर्स हम एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो आपके खुद के टॉपिक पे होगा, अगर डिफरेंट डिफरेंट यूजर अलग अलग टॉपिक्स पे काम कर रहे होंगे। और ये कंपटीशन होगा जिसमें अलग अलग लोगों को 3 दिन का टाइम दिया जाएगा एक एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। और बैकएंड की एपीआई भी मैं बताऊंगा कि आप मॉक कैसे कर सकते हो, जिसमें जो भी विनर होंगे उनको एक गुडीज और एक अच्छा प्राइज मिलेगा। और फिर आता मटेरियल यूआई। तो ये सिर्फ आपके यूआई को अच्छा दिखाने के लिए है। तो मैं मटेरियल यूज करता हूँ, इन केस आपने बूटस्ट्रैप यूज करा है या फिर आपने कोई दूसरा सीडीएन यूज करा है तो आप वो यूज कर सकते हो। मटेरियल यूआई मैंने इसलिए किया क्योंकि ये लेटेस्ट है और इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इन तीनों चीजों के बारे में। तो अब हम सीधा मूव करते हैं कि हम नोट कैसे डाउनलोड करते हैं और इनिशियल प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम गूगल पे Node.js सर्च करेंगे और जो भी इंस्टॉलेशन वाली सॉफ्टवेयर आएगी हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो Node.js एक्चुअली ना हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल होता है। इधर आप Ubuntu यूज करते हो या आप मैकबुक यूज करते हो या विंडोज यूज करते हो, तो ये सभी ओएस के लिए अवेलेबल है। अब आपने कुछ नया ही ओएस इंट्रोड्यूस किया है तो उसके लिए भी इन्होंने सोर्स कोड दिया, अगर आप उसे बिल्ड बना के यूज करते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। अब जैसा हमने पहले डिस्कस करा था, तो ये क्या है ना, आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा कि रन टाइम पे जो भी बिल्ड बन रही है या फिर जो भी आप चाहते हो कि आप अपने ओएस पे चला के देखो, आपका लोकल रिसोर्स यूज करे, तो उसके लिए आप Node.js इंस्टॉल करते हो, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से करते हैं। तो मैंने इंस्टॉल कर रखा था, मैंने सिर्फ इसके लिए अनइंस्टॉल किया एप्लीकेशन। तो ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कुछ भी डिफॉल्ट चेंज नहीं करना, जैसा है वैसे ही हमें रखना है। हार्डली 1 और 2 मिनट्स लगेगा, Node.js इंस्टॉल हो जाएगा। और Node.js इंस्टॉल होने के साथ ना आपको ये बाकी मैनेजर भी प्रोवाइड करेगा। आपको ये npm प्रोवाइड करेगा, पैकेज मैनेजर, आपको ये npx प्रोवाइड करेगा। तो ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब हम चेक कर लेते हैं कि नोड का वर्जन क्या है, ठीक है। तो नोड का वर्जन 16.13 है, लेटेस्ट है। अब हम npm का वर्जन भी चेक करते हैं। अब जब आपने नोड इंस्टॉल किया ना, तो इसने npm npx सब कुछ आपके इन्वायरमेंट में इंस्टॉल कर दिया। तो npm क्या है, इन केस आपको कोई किसी और की लाइब्रेरी चाहिए, आपको यूज करनी है, तो आप यूज करोगे और npm परमानेंट इंस्टॉल कर देगा आपके सिस्टम पे। तो मैं दिखा दूंगा सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, जो भी आप यूजर हो उसके अंदर नोड मॉड्यूल होता है। उस नोड मॉड्यूल के अंदर ना सारी की सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती है जो आप डाल रहे हो, तो वो आपके सिस्टम के लिए। बट लेट सपोज आपको ऐसा कुछ इंस्टॉल करना है जो आपका वन टाइम हो, जो आप नहीं चाहते कि सर्वर में मेरा इंस्टॉल हो, आप चाहते हो यार एक बार मैं कमांड लिख दूं इंस्टॉल हो, बस आगे का काम चले, तो उसके लिए होता है npx। इसकी भी वर्जन सेम होती है जो हमारी npm की होती है, ठीक है। तो npx की वर्जन भी सेम है इन दोनों की, अगर आप देखो तो, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हम रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाते कैसे हैं। तो हमने एक फोल्डर बनाया रिएक्ट कोर्स। तो हम यहाँ पे
कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, हमने सीधा लिखा ठीक है मुझे वन टाइम पे बस क्रिएट करके दो, डिपेंडेंसी में इंस्टॉल करूंगा पर मुझे वन टाइम के लिए चाहिए। तो वन टाइम के लिए मैं क्या करूंगा, npx टाइम करना चाहते हैं तो हमने npx लिखा है। अब हम बोल रहे क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। अभी के लिए हमने नाम लिख दिया डेमो रिएक्ट। अब ये करेगा, कुछ कुछ फाइल्स होती है जो आपको एक फोल्डर स्ट्रक्चर बना देगा कि ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी पब्लिक फोल्डर होगी जहां हमारा इंडेक्स एचटीएमएल रखा होगा, हमारा पैकेज जेसन होगा जिसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज होती है कि ये डिपेंडेंसी मैं चाहता हूं कि मेरे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड हो। तो आप इसी फोल्डर के स्ट्रक्चर को जब आप बिल्ड बनाते हो, जब आप सर्वर में डालते हो तो वो पैकेजेस दिखता है, ओके मेरे ये पैकेजेस है, मुझे पहले से इंस्टॉल करके रखना है। तो ये फर्दर एक फोल्डर बनाएगा। अब हम उसी फोल्डर पे मूव करते हैं। तो इसने अभी बना रहा है ये, तो अभी से सिर्फ पैकेज डाला है। पैकेज में बहुत ही बेसिक चीजें होंगी, जैसे जब हम रिएक्ट पे काम कर रहे हैं ना, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि रिएक्ट में डोम क्या होता है। तो रिएक्ट गोज विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल डोम। तो रिएक्ट डोम होता है, वर्चुअल डोम होता है, हम कंपैरिजन भी देखेंगे। तो बट इस पैकेजेस में अभी कर ही रहा है, तब तक हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है अभी तक। तो इसने अभी के लिए तो बनाया नहीं है कुछ, हार्डली 1 और 2 मिनट्स लगेंगे, ये सारे के सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो हम वेट करते हैं until unless ये सारे इंस्टॉल कर दे। तो मैं वीडियो फॉरवर्ड करता हूँ जब तक कि ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो इसने कर दिया, ठीक है, इसने सारे के सारे डाल दिए। ये रीडमी फाइल्स है कि npm स्टार्ट से क्या होगा, बिल्ड से क्या होगा। ये टेस्ट है कि इनकेस आपने टेस्ट केस लिखे तो उसे रन कैसे करोगे। तो ये सारी चीज़ें अब हम सीधा कोड खोलते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए ना मैंने विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ किया, ये बहुत ही रिलायबल होता है यूज़ करने के लिए। तो अगर आप साथ में करना चाहते हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ये भी इजी टू यूज़ है। ये आपको प्री डिफाइन बहुत सारी इसकी भी अलग अलग एक्सटेंशन आती है जो आप सीधा यूज़ कर सकते हो। आप शॉर्टकट कमांड लिखोगे और उस कमांड से आपका रिएक्ट की फंक्शन वाली कंपोनेंट बन जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें देती है, इन डेप्थ नहीं जा रहे, बट मैं ये यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ये विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करो। तो जब आप ये इंस्टॉल कर लोगे डाउनलोड करने के बाद, ये बहुत ही बेसिक के इंटरनेट स्लो है तो समहाउ इट्स टेक सम टाइम। तो विंडोज़, यूबंटू, मैक सबके लिए अवेलेबल है, आप सीधा इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं सीधा कोड यूज़ करता हूँ, तो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा इस इनिशियल प्रोजेक्ट के साथ। सॉरी, मैं उस फोल्डर पे नहीं गया, तो पहले हम ऐसे ही मूव करते हैं। ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है, यहाँ हमारा नोड मॉड्यूल है जिसे हम कहते हैं कि अगर आप जो भी पैकेजेस चाहते हो कि मैं रिएक्ट राउटर यूज़ करना चाहता हूँ या फिर मैं रिएक्ट डोम यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आप पैकेज को बताओगे कि ये सारी पैकेजेस मेरे में इंस्टॉल करो, और फिर वो सारी चीज़ें आपके नोड मॉड्यूल में इंस्टॉल होते जाएंगी, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ पैकेजेस में क्या होती है। रिएक्ट, क्योंकि हमें यूज़ करना है रिएक्ट डोम, क्योंकि मैंने बताया ये डोम पे काम करता है, तो वर्चुअल डोम और रिएक्ट डोम में डिफरेंसेस हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर रिएक्ट स्क्रिप्ट यूज हुआ और वेब विटल्स। तो ये चार चीज़ें अभी के लिए हमारी डिपेंडेंसीज में हैं। अभी टेस्टिंग के लिए तो इस पर अभी हम नहीं जाते, बाद में जाएंगे। अब ये स्क्रिप्ट है कि जब आप लिखोगे npm स्टार्ट तो क्या चले, जब आप लिखोगे npm बिल्ड तो क्या होगा इन द बैकग्राउंड। अब आप कुछ भी लिख सकते हो। लेट्स सपोज आपने लिख दिया कि मैं डेमो, इन केस मैंने लिखा रिएक्ट डेमो, तो मेरा क्या चलना चाहिए, तो मेरा रिएक्ट की स्क्रिप्ट चलनी चाहिए स्टार्ट के साथ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब आप जब, ओके सॉरी स्पेलिंग गलत है, ठीक है, जब आप लिखोगे npm डेमो तो आपका ये चलेगा। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, स्क्रिप्ट आप खुद भी लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरा स्टार्ट भी हो जाए, सेम टाइम पे बिल्ड भी हो, फिर टेस्ट होने के बाद बिल्ड बन जाए, तो आप एक साथ भी वो कमांड लिख सकते हो, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमने जो भी पैकेजेस लिखे वो नोड मॉड्यूल में कैसे इंस्टॉल होते हैं।
तो अगर मैं इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस गई है, ऑल्दो अगर मैं रिएक्ट डोम सर्च करूं तो ये रहा रिएक्ट डोम। तो जो भी आप डिपेंडेंसीज पैकेज जेसन में डालते हो वो आपको नोड मॉड्यूल में मिलता है। अब हम इस फोल्डर के प्रोजेक्ट में जाएंगे, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट आइडियली विजुअल स्टूडियो में खुलना चाहिए, ठीक है। खुल गया। अब इसमें अलग अलग फाइल्स बनी है, app.js है, index.js है। अब मैं बात करता हूँ कि ये क्या क्या है। पहले तो मैं ये प्रोजेक्ट चला के दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो हमें स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम रीडमी पे जाएंगे। स्टार्ट करने के लिए नॉर्मल आपको npm स्टार्ट लिखना है, दैट्स इट। तो हमने लिख दिया npm स्टार्ट, ठीक है। तो npm स्टार्ट करते क्या हो गया, ये आपके लोकल में है फाइल, तो ये आपके लोकल पे उठाकर अब आपके पास इन्वायरमेंट है। तो अब आपके ये जो भी चेंजेस है ना, ये आपके क्रोम में रिफ्लेक्ट होगा। अब इसके बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होती है वो 3000 होती है। तो एक बार बस ये चल जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, ये हमें पता होगा कि जब हम लोकल होस्ट यूज करते हैं तो इधर आप यूज करते हो 127.0.0.1 और इधर आप यूज करते हो लोकल होस्ट, ठीक है। अब लोकल होस्ट 3000 पोर्ट नंबर ये बाय डिफॉल्ट होता है, रिएक्ट यूज करता है जो पोर्ट नंबर। तो एक बार बस ये चल जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इनिशियली इस प्रोजेक्ट में क्या है। वेट करते हैं जब तक ना चले। आइडियली इतना टाइम लगता नहीं है, लैपटॉप समहाउ स्लो है इसलिए काम लग रहा है, वरना हार्डली 30 सेकेंड और 50 सेकेंड लगता है। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, अभी तो हमारा इनिशियल प्रोजेक्ट है, तो सक्सेसफुली हमारा लोकल होस्ट 3000 पे रन हो गया ये एप्लीकेशन। और ये जो नेटवर्क दिख रहा है कि हमारे नेटवर्क पे ये आईपी होगा, तो ये आप अपने सेलफोन पे टेस्ट कर सकते हो कि हमारा स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन पे कैसा दिखता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम देखते हैं लोकल होस्ट 3000। तो ये वो रिएक्ट की एप्लीकेशन जो इनबिल्ट बनी आई है हमारे पास। अब अगर मैं इसे सेलफोन पे देखना चाहूँ तो वी हैव एन ऑप्शन फॉर इंस्पेक्ट। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। ओके, ठीक है। अब ये डेवलपर कंसोल पे हमारे पास ऑप्शंस होता है कि आप मोबाइल पे टॉगल कर सकते हो। तो यहाँ हम अलग अलग सेलफोन देख सकते हैं कि अगर हम चेक करते हैं कि आईपैड में कैसा दिख रहा होगा हमारा स्क्रीन, तो ये अब ये सेम हम अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं। जो भी नेटवर्क यहाँ पे हमने देखा, अब इस सेम नेटवर्क पे आपका सेलफोन और आपका लैपटॉप कनेक्ट होना चाहिए, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हम मूव करते हैं कि डोम होता क्या है। पहले मैं सारा डिलीट कर देता हूँ पहले, ठीक है। अब हम ये यहाँ पे देखेंगे कि डोम क्या होता है और वर्चुअल डोम किसे कहते हैं और रिएक्ट एक्चुअली डोम पे काम कैसे करता है। तो लेट्स सपोज हमारे पास ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, लेट्स सपोज हमने बनाया डिव, ठीक है, और ये डिव क्लोज होता है। ये नॉर्मल एचटीएमएल की कोडिंग है, पर रिएक्ट में ये इसे JSX बोलते हैं। मतलब कोई डेवलपर होगा जिसने डिव का मतलब लिख दिया कि डिव का मतलब है HTML में एक डिव बनाओ जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट हो और बाकी के काम करो, ठीक है। तो डिव के अंदर मान लो एक स्पैन है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ 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 होगा और ये स्पैन क्लोज होता है, ठीक है। सेम गोज टू एक और स्पैन है, इसके अंदर कुछ कुछ डेटा है और ये क्लोज होता है, ठीक है। तो एक्चुअल जो डोम होता है ना, डोम मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे, गिव मी अ सेकंड। तो अब ऐसा है कि हमारे पास एक एलिमेंट है जिसे हम कह सकते हैं रूट, ठीक है। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब रूट के अंदर हमने देखा कि अच्छा एक डिव रेंडर है, ठीक है। डिव के अंदर एक स्पैन है और इसके अंदर भी एक स्पैन है, ठीक है। डिव के अंदर भी एक स्पैन है और बगल में भी स्पैन है, सिबलिंग है सब दोनों, क्योंकि डिव के अंदर दो स्पैन्स थे और ये दोनों सिबलिंग्स थे। सिबलिंग्स मतलब सेम हायरार्की में, ठीक है। अब इसे हम कहते हैं डोम, ठीक है, इसे हम कहते हैं डोम। अब प्रैक्टिकली देखो ना तो डोम बहुत मैश होता है, रूट है, डिव है। अब ये मैंने बहुत ही सिंपल बताया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक डिव है जिसके अंदर हमारे पास दो स्पैन्स है, दैट्स इट। बट एक बिगर एप्लीकेशन सोचो जहां पे हमने थाउजेंड्स ऑफ कोड लिखे हैं, वहां पे न्यूमरस डिव होते हैं जिसके अंदर अलग अलग टाइप के स्पैन्स होते हैं। स्पैन के अंदर एंकर टैग होता है, H1 टैग होता है, अलग अलग टैग यूज कर रहे होते हैं। तो पहली बात तो डोम का कहना है, अगर आप डिफरेंट एलिमेंट यूज कर रहे हो
तो मैं डिफरेंट ही उसका बनाऊंगा ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरी चीज, अब लेट्स सपोज हमारा इस डिव में कोई चेंज आया, ठीक है। अब मतलब मैं बात कर रहा हूँ एसपीए की, सिंगल पेज एप्लीकेशन, कि इसके ऊपर बहुत कुछ था पर इस डिव में कुछ चेंज आया। तो अब इस डिव को कुछ चेंज करना और इसके इस एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, तो ये बहुत कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। अब इसी के डाइवर्जेंस में बात करूं तो जो रियल डोम होता है ना, वो ओमेगा एन क्यूब टाइम लेता है। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है किसी भी एलिमेंट को मॉडिफाई करने में। बट यही हमारा वर्चुअल डोम के कॉन्सेप्ट में, अब आप समझ जाओ, अब वर्चुअल डोम आया सिंक पे, तो वर्चुअल डोम यही काम करता है ओमेगा एन पे, वो यूज करता है ह्यूरिस्टिक, ठीक है। स्पेलिंग बहुत गंदी आया, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ह्यूरिस्टिक में होता क्या है, तो वर्चुअल डोम दो एजम्पशन लेके चलता है। अब हमने देखा दो एजम्पशंस होती ह्यूरिस्टिक की। पहला, वर्चुअल डोम क्या लेता है कि जो भी मेरा डिफरेंट एलिमेंट है मैं डिफरेंट ट्री बनाऊंगा उसका। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक डिव है जिसके अंदर ये स्पैन है, ठीक है, फिर डिव क्लोज हो जाता है। स्पैन के अंदर है कुछ भी नंबर और स्पैन क्लोज है, ठीक है। तो इसकी एक ट्री बनेगी जिसमें डिव होगा, इसके अंदर एक स्पैन होगा, ठीक है। अब अगर इसी डिव के बदले हमारे पास कुछ और हो, लाइक पैराग्राफ हो, इस पैराग्राफ के अंदर हमने एक बोल्ड टैग यूज किया है, हमने कुछ कुछ चीजें लिखी है और बोल्ड टैग क्लोज किया है और पैराग्राफ भी क्लोज कर दिया, तो इसकी अलग ट्री बनाएंगे वर्चुअल डोम में। तो ये दोनों डिफरेंट है वर्चुअल डोम के लिए। ये डिव वाली ट्री अलग है, स्पैन और हमारी पी वाली डिव भी अलग है। अब जो सेकेंड एजम्पशन हम लेते हैं वर्चुअल डोम के लिए, कि जितनी भी सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट होंगी सबकी अपनी अपनी की होनी चाहिए। तो लेट्स सपोज हमने एक यूएल लिया और यूएल क्लोज किया और इसके बदले हमने अलग अलग टाइप के बहुत सारे वन लिया। ओके सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अभी, ठीक है। अब यूएल के अंदर हमने लिया एल में लिखा 1, फिर एल क्लोज किया, फिर लिखा एल 2, एल क्लोज किया, फिर हमने लिखा एल 3, एल क्लोज किया। अब ये तीनों एक ही एलिमेंट है, ट्री भी एक ही बनेगा, तो हम डिफर कैसे करेंगे। तो हमने बोला कि वर्चुअल डोम क्या करता है, हर सिमिलर एलिमेंट के बाद वो की ऐड कर देगा एक, और हर की का वैल्यू यूनिक होगा। तो वो क्या करेगा, एक एल बनाया इसने और यहीं पे इसने लिख दिया इसके टैग में की इक्वल टू 1, फिर इसने बंद किया और उसने कोई जो एलिमेंट था वो था, फिर एल की इक्वल टू 2 और फिर इसने एल क्लोज किया। तो दो एजम्पशंस है वर्चुअल डोम लेके चलता है। इसकी वजह से वो ओमेगा एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करता है। पहला बहुत ही सिंपल है कि अगर मेरा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, अगर मेरा डिव स्पैन है और एक तरफ पी और दूसरा टैग है, तो इन दोनों का अलग अलग मैं ट्री लेके चलूंगा। सेकेंड एजम्पशन बहुत ही क्लियर है कि इन केस मेरा सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आता है तो मैं उसे डिफर करने के लिए अलग अलग की वैल्यू के पेयर पे चलूंगा, कि अगर मेरा ये एल है तो इसकी की अलग होगी, इसकी की अलग, इसकी की अलग। अब मैं आपको एरर भी दिखाऊंगा जैसे जैसे हम मूव करते कोर्सेस में, कि इन केस हमने की नहीं दिया तो रिएक्ट तो आपको बोलेगा कि आपकी की यूनिक नहीं है। तो अगर हम बहुत ही शॉर्ट में बात करें तो वर्चुअल डोम एक क्लोन है रियल डोम का, और कुछ भी सडन चेंजेस आता है तो रियल डोम कभी चेंज नहीं होता। वर्चुअल डोम खुद को मैनिपुलेट करता है, यानी कि वो अगर मान लीजिए इस ट्री में कुछ चेंज करना है तो इस पूरे ट्री को वो रिप्लेस कर देगा, इस पूरे ट्री को ही रिप्लेस कर देगा वो, ठीक है। और एट द एंड वो रियल डोम को दे देगा कि देखो ये चेंजेस है, आप रेंडर कर दो स्क्रीन पे। तो जैसे जैसे हम मूव करेंगे कोर्सेज के टाइम, अभी मे बी ये बिल्कुल सही फील ना हो कि नहीं यार मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया, पर जैसे जैसे आप मूव करोगे आप चेंजेस देखोगे कि हमने एक चेंज किया, स्क्रीन पे वो चेंज कैसे हो रहा है, तो आप खुद ही उसे विजुअलाइज करने लगोगे कि अच्छा जो हमने वर्चुअल डोम में पढ़ा था इसका मतलब ये है। ऑल्दो वर्चुअल डोम खुद में एक बहुत बड़ी टॉपिक आती है, हमने इसलिए एक्सप्लेन किया कि हम कुछ समझ सके, तो ये बहुत लिमिटेड था। पर वर्चुअल डोम एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही वास्ट नहीं कहेंगे, एटलीस्ट हाफ एन आवर की डिस्कशन होगी वर्चुअल डोम की, तो वो हम अलग ही सी वीडियो में करेंगे। इसमें बस हमने इतना देखा कि वर्चुअल डोम है क्या और इंटरनल इन द बैकग्राउंड वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो हम मूव करते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ।
तो ये हमारा एप्लीकेशन है। अब हम इसमें सिंपली देखेंगे कौन कौन सी फाइल का मतलब क्या होता है। तो ये हमारा app.js है, जहाँ पे स्टार्टिंग वाली जो जो प्रोजेक्ट लिखी थी ना, अब मैं आपको कंपेयर करता हूँ। अब ये app.js है, मैं यहाँ कंपेयर करता हूँ कि यहाँ जो जो चीज़ें लिखी है ये सेम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसे हमने लिखा है एडिट सोर्स app.js एंड सेव टू रिलोड, द सेम थिंग यहाँ पे है। फिर नीचे लर्न रिएक्ट, तो वो यहाँ पे है। तो इस पेज में से जो भी आपने चेंजेस करा ना, मान लो मैं लिखता हूँ लर्न रिएक्ट नाउ, सेव करता हूँ, तो ये सेम चीज़ें यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख जाएगी। डिफर लर्न रिएक्ट नाउ आ गया, ठीक है। अब मैं वहां चेंज कर रहा हूँ, यहाँ चेंज कैसे हो रहा है वो भी हम बात करेंगे। अब मैं आपको वो सेकेंड एग्जाम्पशन जो हमने बात करी थी की वाली वो बताता हूँ। तो अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मे बी शायद समझ में ना आए, बट मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक एरे है, ठीक है। एक एरे लेते हैं जिसके अंदर कुछ नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। स्टार्टिंग में 1 ही लिखते हैं, दैट्स इट। अब इस एरे को हम यूज करेंगे नीचे, हमने यहाँ है हेडर के नीचे लिखते हैं, ठीक है। हमने लिखा एरे डॉट मैप, अलग से हम देख लेंगे कि कैसे कैसे काम करता है। अभी मैं बस दिखा रहा हूँ जो सेकेंड वाली एजम्पशन हमने देखी थी। तो इस मैप में हमने क्या बोला कि आप मुझे रिटर्न करके दे दो क्या, तो li जिसके अंदर आप एलिमेंट है जो, उस एलिमेंट को आप रेंडर कर रहे होंगे, ठीक है। ये भी मत तो चलेगा। और एलिमेंट हमने रेंडर कर दिया, और इस li से पहले हम यूएल रेंडर कर देते हैं, ठीक है। सेव कर दिया। अब ये करेगा क्या एक्चुअली, इसने लिखा यूएल, अब जितना मेरे पास एरे के एलिमेंट है उन सब एलिमेंट में li और उसी एलिमेंट को डाल दो, तो होगा क्या यूएल li1 li2 li3 li4 li5 li6, ऐसा रेंडर हो जाएगा स्क्रीन पे। अब हमने देखा स्क्रीन पे 1 to 6 रेंडर हो रहा, पर हमें एक वार्निंग मिल रहा है कि जितने चाइल्ड हमने यूज करा है ना, सबका की यूनिक नहीं है। इनफैक्ट हमने की दिया ही नहीं है। तो अगर मैं सिंपली देखूं तो वो की हमारे एलिमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि ये रियल डोम है। तो इसके यूएल गिव मी सेकंड, ये नॉर्मल li जिसमें 1 2 3 4 होगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमने इसमें नॉर्मल लिख दिया की इक्वल टू वही एलिमेंट हो जाए। अब हमारा अच्छा लक ये कि सारे एलिमेंट यूनिक है, तो सबका की भी यूनिक हो गया। तो अगर मैं रिफ्रेश करूं कंसोल में जाऊं तो अब ये एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब ये एरर नहीं आ रहा। और अगर मैं देखूं हर एक एलिमेंट के इंस्पेक्ट में तो वो की होगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये रियल डोम है। और ये जो कॉन्सेप्ट अजम्पशन लेके चलते कि हमें की यूनिक ही चाहिए, वो वर्चुअल डोम के लिए होता है। तो वर्चुअल डोम क्या करता है, रिप्लेस करता है ना रियल डोम को। अब अगर मैं एग्जांपल दूं, इस 5 को मैं एक और बार लिख देता हूं, ठीक है। अब देखना एक ऐसा की आएगा जिसमें जिसमें वो भी 5 है और एक और की उसकी भी 5 है, तो वो मुझे एरर देगा। तो अगर मैं कंसोल में जाऊं, ओके जस्ट गिव मी सेकंड, ये क्या हो गया, तो अब ये मुझे एरर दे रहा, encounter two children with the same key 5, key should be unique so that component maintain their identity across update। तो ये सिंपल है जो हमने अभी एक्सप्लेन करा था, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाया। अगर आपको एरे डॉट मैप अभी समझ में नहीं आ रहा तो एक्सपेक्टेड है, बट ये मैंने बस इसलिए दिखाया वो मैं आपको समझा सकूं कि अगर सेम ट्री स्ट्रक्चर है तो हमें जो की होता है वो यूनिक चाहिए होता है, ठीक है। अब हम कंट्रोल जेड करते हैं, सारी चीजें मूव करके पहले सिर्फ एक्सप्लेन करते क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब देखो हमारा एक वेबसाइट रेंडर हो गया, पर हमने यहाँ जो चेंज कर रहे हैं वो स्क्रीन में दिख क्यों रहा है, ये ऐप है, एक नॉर्मल फंक्शन है, तो ये हमारा HTML में कैसे दिखने लगा। तो मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, पब्लिक के अंदर index.html है। अब ये HTML आपका सब कुछ होल्ड करता है, तो यही है वो मेन फाइल जो होल्ड आ रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो इस div के ऊपर मैं एक और div बनाता हूँ जिसकी मैं ID लिखता हूँ डेमो, सेव करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, अब इसके इंस्पेक्ट में मैं देखूँ तो रूट के ऊपर डेमो है जो हमने बनाया, मतलब यही रूट रेंडर हो रहा है स्क्रीन पे।
और इस रूट के अंदर ऐप है, ऐप के अंदर हेडर है, हेडर के अंदर इमेज है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। पर अगर मैं यहाँ देखूँ तो रूट है, रूट के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक्चुअली स्क्रीन की बात कर रहा हूँ मैं, पर हमने डेमो बनाया, पर डेमो के अंदर कुछ स्क्रीन पे नहीं दिया था। पर अगर देखोगे तो डेमो के अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, पर रूट के अंदर बहुत कुछ आ गया। तो ऐसा कैसे हुआ कि हमने एक डिव रूट है जिसके अंदर अचानक से सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। तो हमने क्या बोला, इंडेक्स डॉट कहाँ गया, इंडेक्स डॉट जेएस में, कि देखो मेरे डॉक्यूमेंट में जहां भी आपको रूट मिले उसे रिप्लेस कर दो मेरे इस ऐप से, ठीक है। अब समझना होगा क्या, तो ये रिएक्ट की डोम है, तो ये रिएक्ट की डोम है। अब रिएक्ट की डोम को हम बोल रहे हैं आप रेंडर करो, जहां भी मेरा रूट का एलिमेंट मिलता है आपको, वहां पे आप ऐप को रेंडर कर दो, हमने ये बोला। और ऐप का मतलब क्या है, ऐप का मतलब ये है। अब मान लो ऐप के अंदर भी हमने बहुत कुछ लिखा तो वो स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट करता जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ बोला है रूट को रिप्लेस कर दो। अब मैं यहाँ इसको बोलूँ कि आप ना रूट 1 को रिप्लेस करो, सेव कर दो, तो एक्चुअली में रूट 1 तो है ही नहीं ना इंडेक्स एचटीएमएल में, तो स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि उसे रूट का 1 कभी मिला ही नहीं, और रूट भी ब्लैंक है, डेमो भी ब्लैंक है, ठीक है। अब मैं index.js को बोलूं कि आप ना रूट नहीं, आप ना डेमो जो हमने बनाया आईडी, उस डेमो को रिप्लेस कर दो, तो अब हमारा डेमो में वो सारा आइटम आ जाएगा और रूट हमारा ब्लैंक हो जाएगा। तो देखो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था, तो ये आपको कोड रिप्लेस करने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो हमने पब्लिक देख लिया कि पब्लिक में कुछ नहीं है, नॉर्मल index.html फाइल है, दैट्स इट, ठीक है। सोर्स में हमने देख लिया हम CSS में नॉर्मल CSS लिख सकते हैं, .js फाइल है, index.css है जो इंडेक्स में इंपोर्ट हो रहा है, आप नॉर्मल यूज कर सकते हो। और पैकेज.json हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि क्या क्या होता है। पैकेज लॉग क्या होता है ना, जब आप इंस्टॉल बनाते हो, जब आप इंस्टॉल करते हो कुछ, तो पैकेज लॉग ना उसकी एक वर्जन बनाती है कि वर्जन क्या है, की क्या है, एक सबकी एक यूनिक की आती है, तो वो सब मेंटेन करती है पैकेज लॉग, ताकि जब आप अपने लोकल पे काम कर रहे हो और आपने ये सेम चीज आपने सर्वर को भेजा, तो सर्वर भी जब इंस्टॉल करे तो दोनों का वर्जन मैच करे। तो इसके लिए आप पैकेज लॉग भी बोलते हो कि ये मेरा पैकेज लॉग है, और इस पैकेज लॉग का जो वर्जन है मेरे लोकल पे तो चल रहा था, सर्वर पे आप यही वर्जन डालो, इसलिए पैकेज लॉक होता है, वर्जन, इंटीग्रिटी, ये सब मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं पैकेजेशन में कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल करता हूं और मैं देखता हूं पैकेज लॉक में उसकी कितनी डिफरेंस आती है, ठीक है। तो हम कोई भी पैकेज लेने के लिए हम npm में जाएंगे, npm js, ठीक है। npm js में अभी के लिए हम रिएक्ट राउटर ले लेते हैं, क्योंकि हमें इन फ्यूचर रिएक्ट राउटर का यूज करना ही है, ठीक है। हमने देखा रिएक्ट राउटर। अब रिएक्ट राउटर ना मोस्टली यूज है, अगर आप देखोगे तो ये वीकली डाउनलोड 31,47,096 लोगों ने किया वीकली, तो ये बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि रिएक्ट राउटर यूज होता है राउटिंग के लिए। तो ये हम कॉपी करते हैं और इस फोल्डर स्ट्रक्चर पे, ठीक है, हमारा टर्मिनल खुल गया, npm, अच्छा हमने तो कॉपी किया था, कट किया। अब हम बोल रहे हैं कि आप मेरे प्रोजेक्ट में रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल करो। तो अब ये क्या क्या करेगा वो देखिएगा। पहले तो ये पैकेजेशन में जाएगा और यहाँ पे जहाँ पे डिपेंडेंसीज होती है यहाँ रिएक्ट राउटर ले आएगा, ठीक है। जैसे इसने पैकेजेशन में डाला, npm इंस्टॉल क्या करेगा, उसे इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करते ही पैकेज लॉग जेसन में उसकी इंटीग्रिटी क्या है, वर्जन क्या, वो सब आ जाएगा। और जब वो इंस्टॉल हो रहा है तो वो इंस्टॉल कहाँ होगा, वो हमारे नोड मॉड्यूल में इंस्टॉल होगा। तो अभी हमारे नोड मॉड्यूल में रिएक्ट राउटर नहीं था, पर जैसे ये इंस्टॉल हुआ अब हमारे नोड मॉड्यूल में रिएक्ट राउटर आ जाएगा। तो हम पहले देखते हैं पैकेजेशन, तो पैकेजेशन में रिएक्ट राउटर आ गया। अगर मैं सेम रिएक्ट राउटर देखूं पैकेज लॉक में, पैकेज लॉक में वर्जन क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, ये सब आ गया पैकेज लॉक में। और हम अब जाते हैं नोड मॉड्यूल, तो हम नोड मॉड्यूल में जा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो रिएक्ट राउटर, और ये अभी इंस्टॉल हुआ है 2056 2057, ठीक है। तो अब देखो कोई भी डिपेंडेंसी हमें इंस्टॉल करनी, सबसे पहले क्या होगा, हमने बोला भाई ये इंस्टॉल कर दो हमारे एप्लीकेशन के लिए ये डिपेंडेंसी चाहिए, तो वो जाएगा पैकेजेशन के पास कि पैकेजेशन आप ये इंस्टॉल कर दो। उसने इंस्टॉल करते टाइम क्या बोला, नोड मॉड्यूल में डाल दिया, पर डालने के बाद उसने इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए कि ये सेम वर्जन हमारे सर्वर में भी जाए, तो उसने क्या करा, पैकेज लॉक में भी ये एंट्री डाल दी। तो ये तीनों एंट्री यहाँ चली गई। अब लेट्स सपोज आप
अभी हमने क्या किया, npm i react router, जिसे कहते हैं npm install react router। अब आप ये नहीं चाहते हो कि यार मैं ऐसे क्यों लिखूं, तो आप सीधा पैकेजेशन में जा करके, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ना रिएक्ट राउटर मैनुअली इंस्टॉल करना है, तो अगर आप सीधा लिखते रिएक्ट राउटर और उसका वर्जन दे देते, तो आप फिर लिखते npm इंस्टॉल नॉर्मल, कुछ नहीं करते, आप सिंपल लिखते npm i या फिर npm इंस्टॉल, तो वो इंस्टॉल कर देता। तो ओवरऑल क्या, आइडियली आप मैनुअली कर रहे हो या फिर आप सीधा ऑटोमेटिक बोल रहे हो कि यार npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर, वो खुद ही इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिक था कि हम कैसे चलाते हैं। अब हम एग्जांपल पे आते हैं, और ये बिल्कुल बेसिक था कि हम कंपोनेंट रेंडर कैसे करते हैं, पैकेजेशन, पैकेज लॉक और नोड मॉड्यूल काम कैसे करता है। अब हम आते हैं कि हमने ऐप जेएस में अगर किसी और कंपोनेंट को रेंडर किया तो। अब एग्जांपल देखना, अभी मैं यहीं पे सारे फंक्शंस बना रहा हूं और सबके इन डेप्थ हम जाएंगे, पर अभी हम बिगर पिक्चर पे जा रहे हैं सर। अब लेट्स सपोज इसके अंदर कुछ नहीं था और ये हमारा मेन ऐप है। ठीक है, अब हमने क्या बोला, एक काम करते हैं, यहाँ पे सब कुछ हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमने एक बनाया फंक्शन जिसको हमने बोला कि आप हो मेन। ठीक है, और मेन फंक्शन रिटर्न करेगा एक मेथड। ठीक है, अब इस मेथड में बोला बोला div एक एलिमेंट है, इसी मेन को मैं एक्सपोर्ट भी करता हूं। ठीक है, इसकी फाइल का नाम चेंज कर देता हूं मेन। ठीक है, और index.js में मैं बोल देता हूं कि अब आप डेमो के बदले मेन रेंडर करो। ठीक है, और मेन को हमने इंपोर्ट किया कि आपने मेन, ये कौन सी फाइल है, यस, तो ये मेन वाली फाइल है। अच्छे से नहीं आया तो मैं ऐसे लेता हूँ मेन। ठीक है, पैकेज लॉग भी सेव कर देता हूँ। अब आते हूँ मैं मेन में। अब मेन में कुछ नहीं है, हमने एक नॉर्मल डिव रेंडर किया। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे दिस इज माई फर्स्ट मेन पेज, सेव। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट मेन पेज। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि मुझे क्या करना है ना, 4 अलग अलग लोग हैं या मैं ही हूँ, मुझे 4 अलग अलग एलिमेंट में काम करना है। तो मैंने क्या बोला, मैं अब अलग अलग फंक्शंस बनाऊंगा। अभी यहीं पे बनाता हूँ, फिर मैं फोल्डर स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि जब आप डेवलपमेंट करते हो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, हम कैसे कैसे मेंटेन करते हैं फाइल्स को, वो भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए मैं यहीं पे बनाता हूँ। हमने बोला एक फंक्शन है जिसे हम बोल सकते हैं हेडर। ठीक है, आपने यहाँ बोला, आपने रिटर्न किया एक डिव जिसके अंदर हमने लिख दिया दिस इज माय हेडर। ठीक है, बेटर है कि अगर मैं इसे h1 ले लूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरा हेडर है तो बड़े में आएगा। अब सेम गोज टू, हमने हेडर, फुटर और कंटेंट बना दिया। ठीक है, ये हमारा कंटेंट है और ये हमारा फुटर है। ओहो, एक सेकेंड, ये हमारा फुटर है। ठीक है, तो दिस इज माय फुटर एंड दिस इज माय कंटेंट। ठीक है, अब ये मेरा मेन पेज है। अब मैं अपने मेन पेज पे क्या बोल रहा हूँ कि आप एक काम करो, आप ना यहाँ पे हेडर रेंडर करो, हेडर, ये रेंडर कर दो आप मेरी स्क्रीन पे। ठीक है, हेडर के बाद आप क्या करो, कंटेंट रेंडर कर दो मेरी स्क्रीन पे। ठीक है, कंटेंट के बाद आप क्या करो, फुटर रेंडर कर दो स्क्रीन पे। ओके, देखो दो तरीके होते हैं, या तो आपने ओपन किया क्लोज भी कर दिया, या फिर आपको पता है कि आपका इन बिटवीन कोई एलिमेंट नहीं, तो आपने सीधा लिखते ही क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मेरी बात समझना, हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने कुछ कोड लिखा और उस फंक्शन को एज ए टैग यूज करें हम यहाँ पे। जैसे हमने बनाया कंटेंट, तो कंटेंट को एज ए टैग यूज कर लिया। इसका मतलब है कि जब किसी ने रिएक्ट बनाया होगा तो इस h1 का मतलब भी उसने कुछ बनाया है। इसी तरह हम जब div यूज करते हैं तो div का मतलब भी किसी ने बनाया है। अगर इसी तरह हम, अगर सॉरी अभी तो मैं h1 ऐसे लिख देता हूँ ताकि ये HTML प्योर HTML पे ही जाए। ठीक है,
तो जो हम फंक्शंस बना रहे हैं लाइक कंटेंट, फुटर और हेडर, वो देखोगे तो आप एज अ टैग यूज हो रहा है। इसका मतलब है जब किसी ने रिएक्ट बनाया था तो जब हम h1 टैग यूज कर रहे हैं तो उसकी इन डिटेल में लिखी हुई है चेंजिंग। अब मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही लिमिटेड में कि JSX में हमने जो ये लिखा है या फिर हमने JSX में ये लिखा है, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, या फिर जब डोम रीड करता है तो वो इसे किस तरह रीड करता है, हम उस पर भी एक्सप्लेन करेंगे बट इन ए लिमिटेड वे, क्योंकि वो जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर नहीं कर रहे, उस टॉपिक में JSX भी था। इट्स नॉट वेरी वास्ट बट समहाउ हम एक लिमिटेड चेकआउट करेंगे कि ठीक है JSX ऐसे काम करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया ऐसे टैग। तो हमेशा जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाएंगे तो ये सारे फंक्शनल कंपोनेंट है, हम पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में फंक्शनल कंपोनेंट में ही चलेंगे। तो जब भी हम कोई फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं, जब उसे रेंडर करते हैं उस टाइम पे हम उसे टैग डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर मैं स्क्रीन पे देखूं, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, ये सेव, अच्छा ये सेव हो गया है। आई डोंट नो कि ये एरर क्यों दे रहा है, गिव मी सेकंड। ओके, सो दिस इज माय हेडर, दिस इज माय कंटेंट, दिस इज माय फुटर। तो इसी हिरार्की वे में आ गया। अब ये CSS नहीं डाला है हमने, हेडर यहाँ आना चाहिए था, कंटेंट बीच में, फुटर सबसे नीचे। तो वो सारी चीज़ें तो अभी हम देखेंगे जब हम मटेरियल UI यूज़ करेंगे, बट ये वो चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए कि अच्छा एक एप्लीकेशन में जब कोई चीज़ें चेंज होती है और अगर हम इसे फिट करते कि यार हेडर यहाँ होगा, कंटेंट यहाँ होगा, मे बी हेडर में कोई और काम कर रहा है, कंटेंट में कोई और काम कर रहा है, बट उनका एक पोजीशन है और जो डेवलपर काम कर रहा है उनको उसी स्पेसिफिक कंपोनेंट पे काम करना है। तो अगर मुझे सिर्फ हेडर में काम करना है तो ये मैंने अलग फाइल में बना दिया, अब मैं उसी फाइल में सिर्फ एडिट करूंगा, बाकी मुझे मतलब नहीं फुटर में क्या हो रहा है, कंटेंट में क्या हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्ट सीरीज के डे 1 वीडियो में सिर्फ इतना ही हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमने इंस्टॉल कैसे करा, हम चीज़ों को कैसे देख सकते हैं कि रिएक्ट इंटरनली कैसे वर्क करता है। बाकी इन डिटेल लाइक प्रॉप्स, स्टेट, रिएक्ट राउटर, ये चीज़ें क्या होती हैं हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। अब हम देखेंगे कि गिट कैसे यूज़ करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को हम गिट पे मूव कैसे करें, और सेकेंड थिंग कि हम मटेरियल यूआई कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मटेरियल यूआई बहुत ही ईजी है, तो पहले हम वो कर लेते हैं। मटेरियल यूआई, जैसे आपने रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करा ना, मटेरियल भी सेम है कि आप वो आपको एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है कि आप उसमें ग्रिड यूज कर सको या आप ड्रॉप डाउन यूज करते हो। तो अलग अलग कंपोनेंट उन्होंने बना रखी है, आपको यूज करना तो आप सीधा वहां से यूज कर सकते हो, आपको मोर इन डिटेल और इन डेप्थ CSS में नहीं जाना होगा, ठीक है। तो इन्होंने सिंपल दे दिया कि आप npm इंस्टॉल करो मटेरियल यूआई और आप फिर मटेरियल यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं मटेरियल में अगर आपको दिखाऊंगा तो हम डॉक्स में आते हैं। अब मैं डॉक्स में कोई कंपोनेंट पे आते कोई, तो मैं सिंपल एग्जांपल देखूं तो कंपोनेंट में गिव मी अ सेकेंड, कंपोनेंट में अगर मैं देखूं स्लाइडर, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे अपने एप्लीकेशन पे स्लाइडर चाहिए, गिव मी अ सेकेंड, आई थिंक, ठीक है। अरे यार, अब लेट्स सपोज स्लाइडर एक कंपोनेंट है, हमें स्लाइडर अपने प्रोजेक्ट में चाहिए, तो हमें स्लाइडर की इन डिटेल CSS वगैरह नहीं लिखनी होगी, हमें पता है कि एक स्लाइडर हम सीधा यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो करना क्या है, हम अभी के लिए JS यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसके कोड में जाएंगे और यहाँ फैसिलिटी कि आप JS चाहते हो या टाइपस्क्रिप्ट चाहते हो, तो अभी हम JS पे जाएंगे और ये कुछ लाइंस है हमें कॉपी करना है यहाँ से कि ठीक है हम एक बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर स्लाइडर है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या है। तो अब आपको ना इनिशियली आप एक स्लाइडर बना रहे हो, मूव कर रहे हो, ट्रांजिशन डाल रहे हो CSS में, तो ये चीज़ें नहीं करनी होगी। तो इधर आप बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि बूटस्ट्रैप भी आपको ये सारी CDN प्रोवाइड करता है, बट मेरा सजेशन होगा मटेरियल यूआई, क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट है और बहुत सारे न्यूअर एप्लीकेशन में मटेरियल यूआई यूज़ होता है। तो अब हम आते हैं गिट में कि हम गिट कैसे यूज कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को हम गिट में मूव कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं गिट पे, गिट डाउनलोड। तो गिट की SCM है, आप नॉर्मल डाउनलोड कर सकते हो, ये भी इन सबके लिए अवेलेबल है, आपके पास मैक हो, विंडोज हो, ubuntu। ऑल्दो मेरे पास गिट पहले से है तो आपको नॉर्मल इंस्टॉल करना है। अब आपको नॉर्मल गिट इंस्टॉल करना है, मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं फर्दर इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में नहीं जाता हूँ, बट ये नॉर्मल इंस्टॉलेशन है, कोई भी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज आपको चेंज नहीं करनी है। अब लेट्स सपोज आपने गिट इंस्टॉल कर लिया, आपके सिस्टम पे है, जैसे मेरे सिस्टम पे अगर मैं बोलूँ, गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। अगर मैं बोलूँ गेट वर्जन
तो 2.24 है मेरे पास गिट वर्जन। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे गिट पे एक रेपो बनाऊंगा। मैं रेपो का मतलब आप समझ जाओ ना कि आप एक स्पेस पे एक फोल्डर स्ट्रक्चर बना रहे हो और आपके लोकल पे यानी कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपने डी ड्राइव पे एक फोल्डर बनाया। अब आप इन दोनों को सिंक कर रहे हो कि ये मेरा गिट में एक रेपो है और ये मेरे लोकल में फाइल है। जब भी मैं कोई चेंज करूं, जब भी मैं चाहता हूं पुश कर दूं इस वाले फाइल में, तो वो गिट के रेपो में अपडेट हो जाए। अब लेट्स सपोज आपके इस फाइल में 10 लोग काम कर रहे हैं, आप हो, मैं हूं, XYZ लोग हैं, इसी गिट के रेपो में काम कर रहे हैं। तो जब आप कुछ चेंज करोगे तो यहाँ अपडेट हो गया। तो जब ये कुछ चेंज करके अपडेट करेगा उससे पहले वो लेटेस्ट लेगा कि जो मेरे रेपो में है मैं लेटेस्ट लेता हूं और फिर मैं अपडेट करूंगा। तो गिट को आप ना एज ए, देखो गिट की अलग ही वीडियोस बनेगी, या तो गिट को आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं आपको इन डिटेल नहीं जाऊंगा, पर ये बता दूंगा कि गिट को रेपो कैसे बनाते हैं, हम यूज कैसे करते हैं, हम PR कैसे रेस करते हैं, ये सारी चीजें। पर गिट एक खुद में बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, तो आप गिट को एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। बट समहाउ गिट इजीली अगर मैं बताऊं तो एक रेपो है जिसमें आप पुश करते हो कि ये मेरा कोड है, मैं पुश कर रहा हूं। और जब किसी को कोड चाहिए कि यार जो भी मेरे रेपो में पड़ा हुआ है लेटेस्ट कोड वो मैं चाहता हूं, तो वो गिट पुल करेगा। दैट्स इट। ठीक है, तो हम गिट में जाते हैं। अब गिटहब में मैंने अपना एक प्रोफाइल बना लिया है। इस प्रोफाइल पे हम एक नया रेपो बनाएंगे। ठीक है, तो इस रेमो का भी मैं नाम दे देता हूं डेमो, डिस्क्रिप्शन रिएक्ट एप्लीकेशन डेमो। ये अभी के लिए पब्लिक रखता हूं मैं, और रीडमी फाइल पहले से है, गिटिंग पहले से है, मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इसने क्रिएट कर दिया। अब मैंने HTTP कर दिया कॉपी। अब मैं किसी फोल्डर पे जाता हूँ, यहाँ पे रिएक्ट कोर्स पे। ठीक है, अब मैंने बोला यहाँ पे, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ मुझे ना क्लोन कर दो, मतलब मेरा ये रेपो है, इसकी क्लोनिंग मेरे लोकल पे ला दो। तो मैंने क्लोन कर लिया। अब इसने क्लोन करते डेमो नाम का फोल्डर बना दिया। अब इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी इनिशियली मैं देखूं तो इस फोल्डर के अंदर अभी कुछ नहीं है डेमो के अंदर। ठीक है, अगर मैं डेमो में जाऊं तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब मैंने क्या बोला, मैंने रिएक्ट डोम गया। मैं अभी नोड मॉड्यूल कॉपी नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी होती है, तो मैं बाकी सारी एप्लीकेशंस इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं देखो गिट इधर आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते हो या फिर आप UI यूज करते हो। तो मैं गिट की UI यूज करता हूँ क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है। तो गिट के UI में मैंने बोला गिव मी अ सेकंड, खुल गया। तो गिट के UI में इसने बोला कि ये सारे चेंजेस है आपके, आपने ये सारे चेंजेस किए, क्योंकि ये सारे नए बने ना अभी, तो ये सारे चेंजेस ही काउंट होंगे। तो मैंने बोला ठीक है, आप स्टेज चेंज कर दो। इसका मतलब है कि ये जितने फाइल्स थे मेरे, ये अनस्टेज थे। तो अब मैं चाहता हूं ये सारे स्टेज में चले गए। अपडेटिंग द गिट, ये हो गया। ठीक है, तो अब ये सारे के सारे मेरे स्टेज चेंज हो गए। अब मैं बोलूंगा कि अब ये कोड है मेरा और मेरे रेपो में कुछ भी नहीं है, तो आप इस कोड को कमिट कर दो। तो हमने बोला ठीक है कमिट करते हैं। मैसेज क्या होगा, तो हमने लिख दिया इनिशियल कमिट है हमारा। कमिट का मतलब हम एक कोड, सेट ऑफ कोड है, हम बोल रहे हैं कि ये कोड मेरा फाइनल है, तो आप कमिट कर दो कि ये तो मेरा फाइनल कोड है, ये रेपो में चला जाए। पर ये रेपो में जाएगा नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ कमिट किया, पुश नहीं किया। तो सबसे पहले हम करेंगे कमिट, तो इसने कर दिया कमिट। फिर हम बोलेंगे पुश कर दो, जो भी मेरा कमिट वाला फाइल था उसे अलग अलग ब्रांचेस होती है, तो हमने बोला मेन जो ब्रांच है हमारा, क्योंकि हमने कोई नया ब्रांच नहीं बनाया, तो मास्टर ब्रांच में आप पुश कर दो। तो मास्टर ब्रांच में इसने पुश कर देगा। तो ठीक है, इसने पुश कर दिया। अगर अब हम रेपो में जाएंगे और इसके कोड में जाते हैं तो हमें दिखेगी सोर्स, पब्लिक, वो सारी फाइल्स जो हम वहां दिख रही थी। अगर मैं पैकेजेशन में जाता हूँ तो पैकेजेशन में देखो तो रिएक्ट राउटर है जो हमने डाला था, तो जो हमारी लोकल की फाइल थी ना वहां आ गई है। अब मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको। सोर्स, हम आते हैं index.js फाइल में। अब हम कुछ भी चेंज करते हैं यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस इज कमेंट टू बी फॉलोड। ठीक है, सेव कर दिया। अब सेव करते ही जब हमने उस फोल्डर पे आते हैं, हमने बोला क्या कोई भी ऐसा चेंज है जो स्टेज नहीं है, तो उसने बोला हाँ, सोर्स इंडेक्स ऐसा फाइल है जिसमें ये वाली पर्टिकुलर लाइन आपने ऐड करी है प्लस,
और यहाँ भी प्लस है कि आपने एक स्पेस भी ऐड करा। क्या आप इस चेंज को चाहते हो कि आप पुश हो जाए आपके रेपो पे गिट वाले? तो मैं गिट के इंडेक्स फाइल में जाऊंगा, ठीक है। तो मैं बैक आता हूं पहले तो गिट के इंडेक्स वाली फाइल ना, तो सोर्स के अंदर index.js, तो इंडेक्स के अंदर मैं देखूँ तो यहाँ पे वो कमेंट नहीं है। अब मैं बोलूँगा नहीं, मुझे तो स्टेज करना है ये, हाँ मुझे तो ये स्टेज करना है, तो आप कर दो स्टेज, ठीक है। मैंने किया कंटिन्यू। अब मैंने इससे बोला कि ठीक है आप कमिट कर दो, तो मैंने एक तो इनिशियल कमिट कर चुके हैं हम। कमिट में मैसेज इसलिए लिख रहे हैं ना, अब लेट्स सपोज अभी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता है मैंने क्या क्या कमिट करा, पर मेरी ही टीम में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो उसे नहीं पता ना विक्की ने क्या क्या कमिट करा, तो कुछ डिटेल लिखते हैं मैसेज में, जैसे कमिटिंग द इंडेक्स जेएस फाइल ओनली विथ कमेंट्स, दैट्स इट, ठीक है। हमने बोला ठीक है आप कमिट कर दो, कमिट हो गया। हमने बोला जो चेंज मेरे कमिट हो गए ना, आप ना 25 कमिट कर सकते हो कि यार मैंने 25 कमिट कर दिया, ठीक है अब पुश कर दो मेरे मास्टर पे। तो अभी के लिए तो मुझे सीधा पुश करना, तो ये हार्डली टेक, हाँ पुश हो गया। अब मैं अगर पेज को रिफ्रेश करूं तो देखोगे ये फाइल आ गया। तो इस तरह गिट वर्क करता है। तो देखो अब मैं फ्रैंकली बताऊं ना, तो गिट सिर्फ इतना नहीं है जितना मैंने समझाया आपको। मैंने आपको गिट की कमांड्स क्या बोली, तो आप पुश कर सकते हो, कमिट कर सकते हो, गिट क्लोन कर सकते हो, गिट पुल कर सकते हो। लेकिन मैं फ्रैंकली बताऊं तो गिट बहुत ही वास्ट है, तो आप सिर्फ इस पर रिलाई मत करना, आप एक्सप्लोर करना कि गिट क्या है, क्या क्या यूज हो सकती है। ऑल्दो अगर एक बार मेरी सीरीज खत्म होती है रिएक्ट की, तो मैं रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स पे वीडियोस बनाने के बाद फिर अलग अलग एप्लीकेशन की वीडियोस बनाऊंगा। लाइक आप विजुअल स्टूडियो कोड में कौन कौन से एक्सटेंशन यूज कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन के लिए, या गिट में कौन कौन सी चीट कोड है जो आप यूज़ कर सकते हो, या गिट में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते पर गिट प्रोवाइड करता है, जैसे वर्जन कंट्रोल्स होते हैं, या फिर आप पीआर रेज करते हो। पीआर रेज करना हम अभी देख सकते हैं, सिंपल। देखो ये आपका डेमो एक रेपो फाइल है, आपने ये रेपो इनिशिएट बना दिया, ठीक है। अब आप बोल, तो हम पीआर एक्सप्लेन करते हैं कि पीआर होता क्या है। लेट्स सपोज आपने कोड किया, ठीक है, अब टीम में 10 लोग हैं। अब आपने जो कोड किया, देखो डेवलपर के लिए उसका कोड सही होता है हमेशा, वो मरते दम तक बोलेगा नहीं मैंने जो लिखा है वो सही है, ठीक है। पर प्रैक्टिकली आप जो लिख रहे हो जरूरी नहीं है ना वो एक्चुअल में भी सही हो किसी के लिए। तो आप क्या करते हो, पीआर रेस करते हो कि ये मेरा कोड है, मैं पुल रिक्वेस्ट एक रेस कर रहा हूँ कि आप में से चेक करो क्या ये कोड सही है। अगर सही है तो मैंने एक ब्रांच बना दिया टेस्टिंग का, या फिर मैंने एक ब्रांच बना दिया अलग इन्वायरमेंट का, डेव का बना दिया। अब पीआर में वो चेक करेंगे कि सही है सही है सही है, अच्छा ये तो सही है, फिर वो मास्टर में ले आएंगे। मास्टर मतलब मेन लाइन, ब्रांच मतलब अलग अलग ब्रांच आप बना रहे हो, ठीक है। तो मैं आता हूँ पुल रिक्वेस्ट में कि पुल रिक्वेस्ट होता क्या है। मैंने बोला यार अपना एक नया पुल रिक्वेस्ट बना दो, तो बोला कि ठीक है मैं बना तो दूं पुल रिक्वेस्ट, पर आपको कंपेयर क्या करना है। तो आप बोलोगे मेरा ये ब्रांच है, इसको मास्टर से कंपेयर करना है, बट एक्चुअली में हमने कोई ब्रांच बनाया ही नहीं है। तो ये बोल रहा है आपको मास्टर को मास्टर से कंपेयर करना है। मैंने बोला हाँ, तो उन्होंने बोला ऐसा तो होता नहीं है। तो उसने बोला चूज डिफरेंट ब्रांचेस, या तो आप सीखो कि कैसे करते हैं ब्रांच बनाना। तो आप एक अलग ब्रांच बनाओ और उसमें देखो कि ठीक है मैं अलग अलग, जैसे मैं अपनी ईमेल आईडी शेयर करूंगा, तो आप एक अलग ब्रांच बनाओगे और मुझे टैग करोगे, तो मेरे पास वो पीआर आ जाएंगे कि अच्छा इस बंदे ने ये चेंज करा है, तो मैं दिखूंगा अच्छा ठीक है ये सही है ये सही है, तो मैं मास्टर में मर्ज कर दूंगा। तो पीआर सिंपल है कि आप एक रिक्वेस्ट पुल कर रहे हो कि यार मेरा कोड है प्लीज चेक कर लो सही है या गलत, ठीक है। इन केस आपको ब्रांच कैसे बनाना ये जानना है तो आप सिंपली कमेंट कर दो, ये हार्डली 1 और 2 मिनट्स का टॉपिक है, मैं कवर कर लूंगा। बाकी ठीक है, ऑल इन ऑल ये था हमारा इनिशियल स्टेप कि हम इंस्टॉल कैसे करते हैं रिएक्ट। ऑल्दो रिएक्ट की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत कुछ रिएक्ट में सीखने को। तो हमने नोट डाउनलोड, गिट की इंस्टॉलेशन और मटेरियल देख लिया। अब हम मूव करते हैं, तो हम क्या क्या इस पूरे कोर्स में गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट तो सेटिंग अप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कि हम Node.js क्या होता है, नोड क्या होता है, हमने npm इंस्टॉल किया, अब एक्चुअल चलता कैसे है। तो जितने भी हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेट करा हमने अभी तक, वो हमारा इनिशियल स्टेप था। इसके बाद हम लर्न करेंगे कि ठीक है हमने प्रॉप्स स्टेट क्या होती है, वैल्यू कैसे पास होती है, और एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट शेयर कैसे होता है डेटा। अब फिर हम देखेंगे फंक्शनल कंपोनेंट और हुक्स क्या होते हैं। तो जैसे लाइफ साइकिल्स होते हैं क्लास कंपोनेंट में, वैसे फंक्शनल कंपोनेंट में हुक्स इंट्रोड्यूस होते हैं। सारे के सारे हुक्स देखेंगे,
उसके बाद हम आते हैं कि सिंक असिंक क्या होता है, फेच कॉल कैसे करते हैं, जो बैकएंड का डेटा होता है उसे हम फ्रंट एंड में दिखाते कैसे हैं। तो हमारा इनिशियल वेबसाइट का हमने डेटा शेयरिंग देख लिया, फिर हमने फंक्शन कंपोनेंट के हुक्स देख लिए, फिर हमने फेच एपीआई देख लिया कि हम कैसे कॉल करते हैं। फिर हम देखेंगे रिएक्ट राउटर कि राउटर काम कैसे करता है, हम एक पेजेस की जो लिंक यूआरएल होती है वो दूसरे कंपोनेंट को ओपन कैसे करती है, और इसके साथ ही हम टेस्ट केसेस भी देख रहे होंगे। और एट द वेरी एंड जैसा हमने डिस्कस करा कि हमने एक लाइव प्रोजेक्ट बनाया होगा उससे हम गिट में पुश करेंगे। तो ये हमारा एक ब्लूप्रिंट है जो हम इस कोर्स में अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर एट द वेरी एंड हमें ऐसा कुछ बनाना है, इधर आप इसके बाद कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो जो कंपटीशन होगा एट द वेरी एंड ऑफ द कोर्स वो ऐसा होगा कि आपको ओवरऑल ये सारी चीज़ें कंसिस्ट होनी चाहिए। इसके एडिशनली आपको एक अलग ऑप्शन होगा कि आप ग्राफ ऐड कर सकते हो, आप डैशबोर्ड बना सकते हो। ये सारी चीज़ें हम एट द एंड ऑफ द कोर्स हम टेक केयर करेंगे। तो इस वाले पेज में हमारे पास लॉगिन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फॉरगेट पासवर्ड होना चाहिए हमारा। उसके बाद जब आप लॉगिन करते हो तो एक टू डू लिस्ट होना चाहिए जहाँ पे आप डाल सको कि ओके व्हाट्स माय प्लान फॉर द डे। इसके बाद होना चाहिए कि इन केस आपने प्लान डिलीट किया, मूव किया फ्रॉम वन डे टू अनदर, या फिर आपने एडिट किया, या फिर आप कुछ अपडेट करना चाहते हो, तो वो सारी की सारी एक्टिविटी लॉग में सिंकअप होगी। अब इस पूरे कोर्स में हम ओवरऑल तो फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं। फ्रंट एंड का मतलब सिर्फ हम यूआई की बात कर रहे हैं जिसमें हम रिएक्ट रिडक्स कवर कर रहे होंगे, रिएक्ट राउटिंग कवर कर रहे होंगे, पर हम बैक एंड जैसे हमने कोई नोड.जेएस की या फिर स्प्रिंग बूट ऐसा कुछ भी नहीं कॉन्फ़िगर किया। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप एक मॉक एप्लीकेशन है जहाँ से आप सीधा मॉक डेटा गेट कर सकते हो, फेच कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि आप कैसे एक वेबसाइट से डेटा फेच कर सकते हो और उस पर मैनिपुलेशन कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू। अब आप आगे मूव करोगे जिसमें हम प्रॉपर स्टेट के बारे में इन डेप्थ और इन डिटेल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल और हिट द बेल आइकन कि जब भी मेरी वीडियोस आती है आपको सीधा मिल जाए, आपको पता चलेगा ओके वीके सिंह ने वीडियो डाला है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।